हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज की क्लास में आप देखने वाले हैं एग्जेम्पशंस विच आर अवेलेबल फ्रॉम कैपिटल गेन। देयर आर 9 एग्जेम्पशंस। नो एग्जेम्पशन मिलती है कैपिटल गेन से। सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, GA एंड GB। तो ये है टोटल 9 सेक्शन और आपको सेक्शन के साथ याद रखना पड़ेगा कि किस सेक्शन के तहत एग्जेम्पशन मिलती है। हर सेक्शन में पता है क्या बताया जाएगा कि ये एग्जेम्पशन किसको मिलेगी, किस पर्सन को मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी, इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ को मिलेगी, किसको मिलेगी, राइट। दूसरी बात, कौन से कैपिटल गेन पे मिलेगी, किस एसेट का आपने ट्रांसफर किया है जिससे कैपिटल गेन आपको हुआ है। और फिर तीसरी बात बताई जाएगी कि आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी होगी टू क्लेम द एग्जेम्पशन। ये सारी की सारी जो एग्जेम्पशन है ना, ऑल 9 एग्जेम्पशंस आर इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जेम्पशन। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। सरकार चाहती क्या है, मैंने तो कई बार आपको मोटिव बताया है। सरकार चाहती है कि भाई किसी को भी अगर कैपिटल गेन होता है, कोई इन्वेस्टमेंट सेल करने से प्रॉफिट आता है, तो वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाए कहीं ना कहीं, ठीक है, ताकि वो पैसा खर्च ना हो, वो कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट हो जाए, जिससे उसका भी ग्रोथ हो और देश का भी ग्रोथ हो। कहीं ना कहीं वो पैसे इन्वेस्टेड है तो ऑब्वियसली देश की वेल्थ भी तो ग्रो कर रही है, राइट। तो इससे देश भी ग्रो करेगा, वो बंदा भी ग्रो करेगा। सो दिस इज द रियल ऑब्जेक्टिव। और एक एक करके सारे सेक्शन को हम लोग देखने वाले हैं अभी तक। लेकिन हमने जो पढ़ा है उसका एक रिकैप लेते हैं और समझते हैं कि कहां पे हम पहुंच चुके हैं। हम लोग ने स्टार्ट किया था कैपिटल गेन को कुछ इस तरीके से कि आपके पास कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए, तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। अगर कैपिटल गेन अराइज हो गया है तो आपको चेक करना है क्या वो सेक्शन 10 में फुल्ली एग्जेम्प्ट तो नहीं है। अगर वो सेक्शन 10 में फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है तो आप कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट करने का तरीका था सेल कंसिडरेशन में से आप घटाएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, तो आपको मिलेगा कैपिटल गेन। ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल गेन है, टैक्सेबल कैपिटल गेन नहीं है। इस कैपिटल गेन से आपको इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जेम्पशन मिल सकती है 54 और उसके 8 भाई बहन वाले सेक्शन में, ठीक है। इसे घटाने के बाद, कैपिटल गेन से इस एग्जेम्पशन को घटाने के बाद जो आएगा वो होगा टैक्सेबल कैपिटल गेन। तो यही एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं हम, जिससे आप कैपिटल गेन से कहां पहुंच जाएंगे, टैक्सेबल कैपिटल गेन पे। और फिर उसके बाद फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑन कैपिटल गेन। आपको पता है कि कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस हैं, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी सीन हियर, राइट। तो पहले तो अभी फिलहाल हमको एग्जेम्पशन करना है वन बाय वन, ऑल द एग्जेम्पशंस आपको सेक्शन याद करनी है, ठीक है। यू हैव टू लर्न इवन द सेक्शन बाय हार्ट। जब भी आप एग्जाम में कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको बताना होगा सेक्शन कौन से सेक्शन में आपने एग्जेम्पशन क्लेम की है, वेदर इट इज 54, 54B है, 54D है, कहां पे आपने क्लेम की है, ठीक है। आइए, सेक्शन 54, दिस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ, एसएससी टू होम अलाउड। किसको मिलेगा ये सेक्शन, इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों को मिलेगा। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड में दो बातें लिखेंगे, कौन सा कैपिटल गेन होना चाहिए और पैसा कहां इन्वेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। कैसा गेन आया हो, क्या चीज पे गेन आया है, पैसा कहां इन्वेस्टेड है, और उसके बेसिस पे बताएंगे कि आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी। कंडीशन, ट्रांसफर शुड बी ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस। तो हाईलाइट करने वाला पॉइंट क्या है, रेजिडेंशियल हाउस का ट्रांसफर होना चाहिए, तब सेक्शन 54 मिलता है। चलिए रटिए इस बात को, सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन कब मिलता है, जब ट्रांसफर क्या चीज का हुआ हो, रेजिडेंशियल हाउस का हुआ हो, ठीक है। दैट मींस ट्रांसफर अगर लैंड का हुआ है तो नहीं मिल रहा है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का है तो नहीं मिल रहा है, इट शुड बी रेजिडेंशियल हाउस। एनी अदर कैपिटल एसेट, ज्वेलरी, शेयर्स, इन सब का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या सेक्शन 54 मिलेगा, नहीं। ट्रांसफर अगर रेजिडेंशियल हाउस का हो रहा है तभी मिलेगा। इनकम ऑफ विच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस बात पे हम फोकस नहीं करते और ना आपको करने को कहते हैं। पता है क्यों, क्योंकि सभी हाउस की इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती ही है, सभी की होती है, ठीक है। अगर आप एक रेजिडेंशियल हाउस में आप रहते भी हो, सेल्फ ऑक्युपाइड भी है, तो उसकी एनएवी निल है, क्या वो टैक्सेबल नहीं है, ऐसा क्या नहीं, टैक्सेबल है, ठीक है। उसकी एनएवी निल होती है इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड मकान के केस में क्या होता है, दो सेल्फ ऑक्युपाइड मकान आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके केस में एनएवी निल होती है, क्या वो चार्जेबल टू
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है? आंसर इज यस, बट उसकी एनएवी नील होती है, इसलिए अल्टीमेटली टैक्स नहीं आता। तो चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो सभी प्रॉपर्टी होती है। तो फिलहाल बस इतना याद रखिए कि ट्रांसफर शुड बी ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस। दूसरा, इट मस्ट बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम हर सेक्शन के नीचे लिख देंगे कि ये लॉन्ग टर्म से मिलता है कि शॉर्ट टर्म से मिलता है। तो ये एलटी से मिलता है, लॉन्ग टर्म से। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड दैट कि आपको जो एग्जेम्पशन मिल रही है वो लॉन्ग टर्म से ही मिल रही है। गवर्नमेंट चाहती भी है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो वो लंबे समय के लिए हो, राइट तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक छोड़ भी देते हैं, इसलिए ताकि हमें लॉन्ग टर्म गेन होगा तो एग्जेम्पशन भी मिल सकती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड। शॉर्ट टर्म से तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जेम्पशन भी नहीं मिलती है, ठीक है। हालांकि कुछ जगह आपको शॉर्ट टर्म भी मिल जाएगा, इसीलिए मेंशन करने की आवश्यकता है, नहीं तो मैं बोल देता ऐसे ही सीधे कि सारी की सारी 9 एग्जेम्पशन कैसी है लॉन्ग टर्म से, बट ऐसा है नहीं। इट मस्ट बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। अब करना क्या होगा? रेजिडेंशियल हाउस पे आपको कैपिटल गेन तो हो गया, ठीक है। 5 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी बेची हो जिसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म है ना, इसलिए ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 करोड़ रुपए, आपको 2 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन हो गया। व्हाट विल हैपन? 10 करोड़ रुपए में आपने प्रॉपर्टी बेची, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 करोड़ रुपए था, ठीक है। 4 करोड़ रुपए आपको कैपिटल गेन हो गया। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ सो दैट कि ये जो कैपिटल गेन आपको हुआ है वो एग्जेम्प्ट हो जाए? तो कहता है अनदर रेजिडेंशियल हाउस, घर बेच के घर ले लो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपना घर बेचते हैं, दूसरा नया घर लेते हैं। तो कह रहा है कि इसमें हम आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। कैन बी 2 हाउस फॉर पर्सन हैविंग कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़। आपको एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदने का छूट था, लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक का है ना, तो कह रहा है कि आप 2 हाउस भी खरीद लेंगे तो भी चलेगा। मतलब आप 2 हाउस में भी इन्वेस्ट कर देंगे। आपको मकान बेच के क्या खरीदना है? आपको घर बेच के घर खरीदना है, सिंपल बात यह है। लेकिन अगर आप एक घर बेच के 2 घर में भी इन्वेस्ट कर देंगे तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कह रहा है, ठीक है। सिचुएटेड इन इंडिया शुड बी परचेस्ड विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर। आप 1 साल पहले घर खरीदो बेचने के, 2 साल बाद तक खरीदो, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो और कंस्ट्रक्शन शुड बी विद इन 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो 3 साल तक भी अगर आप मकान खरीद लोगे तो हम आपको कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन दे देंगे। आइए सेक्शन 54 को बताने की कोशिश करते हैं, आपको डायग्रामेटिकली क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए दिस इज द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये इस दिन प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर की है। तो कह रहा है 1 साल पहले तक खरीद लो, ये हो गया 1 ईयर। आप यहां खरीद लीजिए, आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। 1 साल पहले तक बाई कर लो, ठीक है। 1 ईयर बिफोर तक परचेज कर लो प्रॉपर्टी, आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। 2 ईयर आफ्टर तक आप प्रॉपर्टी परचेज कर लो, 2 ईयर परचेज कर लो। और अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो कह रहा है कि 3 साल तक करा लो। मान लीजिए ये 3 ईयर है, ठीक है। तो 3 ईयर कंस्ट्रक्शन अगर आप करा रहे हो तो 3 साल तक मकान का कंस्ट्रक्शन करा लो, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे कैपिटल गेन का, जो कहाँ पे हुआ है, इस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आया था, कैपिटल गेन अराइज हुआ था, इसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर आपने इस मकान को बेचने के 1 साल पहले मकान खरीदा था, 2 साल बाद खरीदा था, या 3 साल बनवाया था, तो 3 साल के अंदर अंदर बनवाया था, तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। एग्जेम्पशन किस बात की मिल रही है? एग्जेम्पशन मिल रहा है कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करने का। फिर से सुनिएगा, कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना है, राइट। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे कैपिटल गेन अराइज हुआ, ठीक है, और कैपिटल गेन को हमें इन्वेस्ट करना है, तो कैपिटल गेन तो यहां पे आया है, तो 1 साल पहले जो मकान खरीदे थे वो कैपिटल गेन इन्वेस्ट कैसे किए थे? कैपिटल गेन तो आया ही यहीं पे। फिर से समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपका 10 करोड़ रुपए का मकान है, सेल कंसिडरेशन 10 करोड़ रुपए है, और आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 करोड़ थी, तो आपका कैपिटल गेन कितना आया है? यहां पे आया 4 करोड़ रुपए, यहां पे आया ट्रांसफर पे 4 करोड़ रुपए आए। अब वो 4 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं। आप 4 करोड़ रुपए का नया मकान खरीद लीजिए, आपको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो कब खरीदना है? 1 साल पहले खरीद लो, 2 साल बाद तक खरीद लो, या 3 साल बाद तक बनवा लो। कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो ज्यादा समय लगता है, तो 3 साल तक में अगर कंस्ट्रक्शन हो गया है 4 करोड़ रुपए का मकान, तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे वो 4 करोड़ की। लेकिन आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर कैपिटल गेन तो यहां पे अराइज हुआ है, तो हम पहले परचेज अगर किए होंगे तो कैपिटल गेन कैसे इन्वेस्ट हुआ होगा? वो तो कैपिटल गेन बाद में हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, दुनिया में कोई भी इंसान ना, अगर उसके पास ये घर है तो पहले इसको बेच देगा, फिर फुटपाथ पे कुछ दिन रहेगा, फिर नया मकान खरीदेगा, ऐसा नहीं होता। पता है क्या होता है? जनरली एक इंसान अपने ओल्ड मकान से, ये ओल्ड हाउस है, अब यहां से न्यू हाउस में पहले तो वो शिफ्टिंग करता है, ठीक है, सारी चीजों की शिफ्टिंग करेगा। पहले तो नया हाउस लेगा, ठीक है, नया हाउस खरीदने के बाद उसमें इंटीरियर वगैरह कराएगा, रेडी कराएगा उस मकान को, फिर मकान के सामान की शिफ्टिंग करेगा, तब खुद शिफ्ट होगा। आ रही बात समझ में? इसलिए जनरली लोग मकान बेचने के पहले ही अपना मकान खरीद लेते हैं। यही बात यहां पे भी बताया जा रहा है कि अगर पहले खरीद लिया है, अगर कोई इंसान पहले ही 1 साल के अंदर अंदर मकान खरीदा है, तो बेसिकली वो इसीलिए खरीदा है ताकि वो रेडी हो जाए, शिफ्ट हो जाए और फिर मकान बेचे, क्योंकि कुछ दिन अब फुटपाथ पे थोड़ी ना रहेगा, सड़क पे थोड़ी ना रहेगा। तो सरकार भी ये बात समझ रही है कि भाई उसने मकान बेचने के पहले ही खरीद लिया है, वो इसीलिए भाई गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है कि आप मकान बेच के मकान खरीदोगे तो हम बेनिफिट देंगे। तो लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं ना कि एक इंसान मकान बेच दे और फिर मकान खरीदे, तो बीच का दिन कहां रहेगा? ठीक है, हाँ, आप एक रास्ता है कि वो किराए पे रहेगा, लेकिन लोग कंफर्टेबली अगर रहना चाहते तो वो यही करते हैं कि पहले मकान खरीद लेते हैं। तो सरकार कह रही है कि एक बेचने के 1 साल पहले तक भी आप मकान खरीदे थे और वो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था जो आपका अभी कैपिटल गेन हुआ है, तो हम कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रही है सरकार, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आप 2 साल बाद तक भी खरीद लीजिए मकान, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और अगर बनवा रहे हैं तो बनवाने में ज्यादा समय लगता है, सरकार कह रही है 3 साल तक मकान बनवा लीजिए, तो जो पैसा आपका लगा है उतना हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? तो 4 करोड़ रुपए की कैपिटल गेन है तो 4 करोड़ रुपए की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी अगर आपने कंस्ट्रक्शन उतने का करा लिया तो। हाँ, कंस्ट्रक्शन में अभी आपने 6 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन करा ली तो भी 4 ही करोड़ की एग्जेम्पशन होगी। कंस्ट्रक्शन आपने 2.5 करोड़ की कराई है तो 2.5 करोड़ की ही एग्जेम्पशन होगी। अब बात ये आती है कि जब हम इस साल ट्रांसफर किए हैं तो इसकी इनकम टैक्स रिटर्न तो हमको तुरंत भरनी ही है। अब कब तक भरनी है? मान लीजिए हमने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर की डेट है 15/10/23, ठीक है, ये ट्रांसफर की डेट है। तो ये कौन से ईयर में ट्रांसफर हुआ है? ट्रांसफर कौन से ईयर में हुआ है? यहां पे अब इसकी कहानी लिख देते हैं। ट्रांसफर हुआ है प्रीवियस ईयर 23-24 में। रिटर्न कब तक भरनी है इसकी? ROI अगर ये इंडिविजुअल है तो इसको 31 जुलाई 24 तक रिटर्न भर देनी होगी। ठीक है, यानी 15/10 को ट्रांसफर हुआ है और जुलाई अगले साल 15/10/23 को ट्रांसफर हुआ है, 31 जुलाई 2024 तक तो उसको रिटर्न भर देनी है। 1 साल से भी कम का समय है और सरकार कह रही है 2 साल तक भी जो खरीद लोगे एग्जेम्पशन दे देंगे। अरे तो वो खरीदने का समय ही कहाँ है? रिटर्न तो उसके पहले ही भर देनी है भाई, इनकम तो उसके पहले ही कैलकुलेट कर देनी है, तो अब क्या करें? तो इस समय तक अगर आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इस समय तक इन्वेस्ट नहीं हुआ तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपको समय तो बहुत ज्यादा मिल रहा है। ट्रांसफर अगर 15/10/23 को हुआ है तो आपको 2 साल तक परचेज करने को मिलता है, यानी कि आपको मिलता है समय 14/10/25 तक। और अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे तो आपको और समय मिल जाता है, आपको 14/10/26 तक का समय मिल गया। लेकिन रिटर्न तो आप इसी दिन जमा कर दे रहे हो, बहुत पहले 31/7/24। तो अब क्या करना होता है आपको? जितना पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया वो हो गया, और अगर नहीं हो पाया तो आप बैंक में जाओगे और एक खाता खुलवाओगे जिसका नाम होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम लिख दें पूरा। ठीक है, ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत आप जाओगे, खाता खुलवाओगे वहां पे और इस खाते में पैसा डाल दोगे। ठीक है, और इस खाते से पैसा निकाल के, मतलब आपने जितना इस खाते में जमा कर दिया,
तो उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब आपको जितना पैसा लगता है कि आप इन्वेस्ट करने वाले हो, अभी तो समय क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट का, आपको अभी रिटर्न जमा करनी है, अभी पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ नहीं है, तो आप इस खाते में उतना पैसा डाल दीजिए और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आप कहोगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब खाता खोल के हम पैसा डाल दें, एग्जेम्पशन मिल गई, इन्वेस्ट अभी किए नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस खाते में जो पैसा आपने डाला है उसको आपको यूज करना ही पड़ेगा उस पर्पस के लिए जिस पर्पस का आपने एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया पहले ही। आपने कहा है कि हम परचेज करेंगे, तो आपको 2 साल के अंदर अंदर परचेज कंप्लीट करनी होगी, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करानी होगी और ये पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर नहीं हुआ तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना समझते हैं कि एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी जब ये सारी बात कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे कि इन केस दिस मनी रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड, खाते में पैसा पड़ा रह गया, आपने किया ही नहीं, तो क्या होगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने जो आपको एग्जेम्पशन दिया था और आपके टैक्स की बचत हुई थी, उतना टैक्स वसूलेगी अब आपसे किसी ना किसी तरीके से, तो उसकी बात अभी बाद में की जाएगी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं आपको? अच्छा, अब एक मकान बेच के आप 2 मकान भी खरीद सकते थे। मतलब ये बेचने के पहले ये जो परचेज की हो ये 2 भी हो सकता था। मतलब अगर 4 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन हुआ है तो क्या आप 2 मकान खरीद सकते हो और एग्जेम्पशन मिल जाएगी? नहीं, उसमें एक लिमिट है कि अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का है तो आप 2 मकान भी खरीद सकते हो। कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक का है तो आप 2 मकान भी खरीद सकते हो और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये पता है क्यों है? एक्चुअली ये उनके लिए है जिनकी फैमिली स्प्लिट हो रही है। देखिए गवर्नमेंट कैसे समझती है, गवर्नमेंट कह रही है कि आजकल ना हर कोई ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहता, सबकी फैमिली स्प्लिट हो रही है। ठीक है, तो जैसे पिताजी हैं, उनके पास एक मकान है, पता है वो क्यों उस मकान को बेच रहे हैं? वो उस मकान को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उनके 2 बेटे हैं और दोनों को अलग अलग रहना है। इसलिए उस पिताजी ने क्या किया, 2 मकान खरीदा और फिर मकान बड़ा वाला अपना बेच दिया। 2 छोटे छोटे फ्लैट खरीदे और अपना बड़ा वाला मकान बेच दिया। राइट? लेकिन ये लिमिट 2 करोड़ तक की क्यों रखी गई है? क्योंकि गवर्नमेंट बताना चाह रही है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उनके लिए ये प्रोविजन है, उनको हम 2 मकान का बेनिफिट दे रहे हैं। अरे जो बड़े लोग हैं, जो खूब पैसा कमाते हैं, उनके पास तो 10 मकान ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। जिनका 10-10, 20-20 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है, उसको हम नहीं कह रहे 2 मकान खरीद लो, 4 मकान खरीद लो, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। उनको नहीं दे रहे हैं ये बेनिफिट, उनको एक ही मकान खरीदना है और जितना का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, ये बेसिकली देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली जो स्प्लिट की वजह से मकान बेच देती है, उनको बेनिफिट हो जा रहा है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, जो 2 करोड़ रुपए तक का कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है, और 2 मकान खरीदा गया, तो सरकार समझ पा रही है कि यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में। यहां पे एक्चुअल में ये हो रहा है कि फैमिली स्प्लिट का सिचुएशन है। कैपिटल गेन भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, यानी कि बहुत अमीर लोग नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं, 2 मकान खरीदे हैं, 1 मकान बेचे हैं, तो ये फैमिली स्प्लिट वाली कंडीशन है। उस कंडीशन में कैपिटल गेन सरकार नहीं लेना चाहती है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या लॉजिक है यहां पे? इसीलिए 2 करोड़ रुपए तक का कैपिटल गेन वाले को ही 2 मकान की एग्जेम्पशन दी जा रही है। ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे, अब एक बात और समझिए। Actual amount invested in new assets subject to maximum of 10 crore or the capital gain whichever is less. The maximum amount, actual amount invested in new assets subject to a maximum of 10 crore. जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर 10 करोड़ में से जो ज्यादा है, whichever is subject to a maximum of 10 crore, subject to a maximum of 10 crore मतलब 10 करोड़ से ज्यादा की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो नई एसेट में तो 10 करोड़ ही लिमिट मानी जाएगी, 10 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, मैं समझा देता हूं। सेल कंसिडरेशन 12 करोड़ लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 करोड़, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8 करोड़। ठीक है, अब आपको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कराना है तो नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदना होगा, न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेस्ड। ठीक है, HP1 3 करोड़, HP2 5 करोड़।
ठीक है, 2 हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी, HP1 3 करोड़ की, HP2 5 करोड़ रुपए की। अब बताइए कैपिटल गेन एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी आपको, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा अंडर सेक्शन 54। चलिए अब कैलकुलेशन के लिए हम ब्लू पेन यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहली बात तो आपने अगर 2 प्रॉपर्टी खरीदी है 8 करोड़ की कैपिटल गेन पे, तो दोनों की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 2 प्रॉपर्टी की एग्जेम्पशन उसी को मिलती है जिसका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक का हुआ है। सरकार मिडिल क्लास फैमिली के फैमिली डिवीजन वाली सिचुएशन को कवर करने की कोशिश कर रही है। यहां पे 8 करोड़ रुपए का जिसको कैपिटल गेन हो रहा है उसको नहीं कवर कर रही है 2 प्रॉपर्टी में। तो आपको एक ही प्रॉपर्टी की एग्जेम्पशन मिलेगी, तो पहले तो एक प्रॉपर्टी आप अपने मन से हटा दो। आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी की आपको एग्जेम्पशन लेनी है, एसएससी से खुद पूछा जाएगा। भाई एक ही प्रॉपर्टी की आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, तो वो किसकी लेगा, 5 करोड़ वाली लेगा। ये वाली तो मिलेगी ही नहीं, अब उसको एक ही प्रॉपर्टी की मिलेगी। ठीक है, अब एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, एग्जेम्पशन मिलती है नंबर 1 अमाउंट इन्वेस्टेड और 10 करोड़ में जो लोअर है। ठीक है, दूसरा कैपिटल गेन, अब इन दोनों का लोअर। पॉइंट नंबर 1 में अमाउंट इन्वेस्टेड 10 करोड़ से ज्यादा नहीं माना जाएगा, तो अमाउंट इन्वेस्टेड 5 करोड़ है ही है। मान लो ये अमाउंट इन्वेस्टेड 15 करोड़ होता तो भी 10 करोड़ ही लिया जाता, ये मतलब था। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल से वो भी चीज कराएंगे। अभी मुझे HP1 और HP2 पे फोकस करना था। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी तो एक प्रॉपर्टी की एग्जेम्पशन नहीं। तो पहला पॉइंट हो गया 5 करोड़, दूसरा कैपिटल गेन कितना है 8 करोड़, दोनों में से लोअर, आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 5 करोड़। पॉइंट नंबर 1 इसका है कि अमाउंट इन्वेस्टेड और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 1, अमाउंट इन्वेस्टेड 10 करोड़ से ज्यादा है तो भी 10 करोड़ ही लिया जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन कितना था 8 करोड़, अब इन दोनों का लोअर, इन दोनों का लोअर हो गया 5 करोड़, तो एग्जेम्पशन होगी 5 करोड़, आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 5 करोड़। ठीक है, चलिए आइए एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। सेल कंसिडरेशन 20 करोड़, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 करोड़, कैप LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 करोड़, अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस प्रॉपर्टी HP1 2 करोड़, HP2 13 करोड़। ठीक है, चलिए एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 बताइए। पॉइंट नंबर 1 अमाउंट इन्वेस्टेड सब्जेक्ट टू 10 करोड़ होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड सब्जेक्ट टू 10 करोड़। पॉइंट नंबर 1 क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड सब्जेक्ट टू 10 करोड़। ठीक है, और दूसरा होता है कैपिटल गेन कितना आया है आपका, अमाउंट इन्वेस्टेड सब्जेक्ट टू। अच्छा, 2 प्रॉपर्टी का आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है क्या, नहीं, एक तो हटा दीजिए पहले ही, ये हट गया। ठीक है, ये हट गया आपका, हमको 13 करोड़ वाले का मिल जाएगा। तो हमको कितना लिखेंगे, 13 करोड़ इन्वेस्टमेंट है लेकिन 13 करोड़ लिखी जाएगी, नहीं 10 करोड़ ही। अमाउंट इन्वेस्टेड सब्जेक्ट टू 10 करोड़ होता है, और दूसरा है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कितना 12 करोड़। ठीक है, तो आपको एग्जेम्पशन कितनी मिल जाएगी, दोनों में से जो लोअर है एग्जेम्पशन हो जाएगी आपकी 10 करोड़। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं सेक्शन 54 में 10 करोड़ से ज्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है, 10 करोड़ से ज्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। चलिए और एग्जांपल लें। अच्छा, क्या आप ये एग्जांपल्स नोट कर रहे हैं, करिएगा, करिएगा बच्चों। ठीक है, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, यही तो होता है, एक सेक्शन करते हैं तुरंत इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। अभी तो मैंने पूरा सेक्शन सच पूछे तो इन डेप्थ अभी पढ़ाया नहीं, अभी एक एक वर्ड पे और फोकस करेंगे, अभी 4 बात और बताएंगे अभी आपको। ठीक है, लेकिन हम जितना जितना पढ़ते जाते हैं उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते जाते हैं। हाँ, दिमाग में बात बैठते जा रही है, अच्छा समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी 2 कब लेनी है कब नहीं लेनी है, एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा। एग्जाम्पल 3, सेल कंसिडरेशन 8 करोड़, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 करोड़, 2 करोड़ रुपए LTCG। ठीक है,
इन्वेस्टेड HP1 एक प्रॉपर्टी ली हमने 1.5 करोड़ और HP2 दूसरी प्रॉपर्टी ली हमने 1 करोड़। ठीक है, एग्जाम्पशन बताइए आप। नंबर 1, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना लिया जाएगा? क्या दोनों प्रॉपर्टी ली जाएगी? 2 करोड़ रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 2 प्रॉपर्टी ली जा सकती है, तो 1.5 करोड़ 1 करोड़ दोनों ले लिया जाएगा। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट होती है सब्जेक्ट टू 10 करोड़। टोटल इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू 10 करोड़ होना चाहिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ ही है, तो 2.5 करोड़ हो जाएगा पहला। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 2 करोड़। दोनों में से लोअर क्या है? 2 करोड़, तो 2 करोड़ एग्जेम्पशन है भाई। ये पूरा अच्छा, एग्जेम्पशन के नेवर एक्सीड इनकम, ये तो बात आपको भी पता है। अगर 2 करोड़ की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एग्जेम्पशन 2 करोड़ से ज्यादा कैसे हो सकता है? होगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आएगा वो निल हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए इसी में से हम घटा देंगे। समझ में आ रही है बात? चौथा एग्जाम्पल, सेल कंसिडरेशन 20 करोड़, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 करोड़, 14 करोड़ रुपए LTCG। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ₹12 करोड़। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितना होगा? कब तक पैसा जमा कर देना है? रिटर्न जमा करने के पहले पहले कर दीजिए पैसा जमा। ठीक है, रिटर्न जमा करने के, अगर इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हुआ है तो आप रिटर्न जमा करने के पहले पहले इस खाते में पैसा जमा कर दीजिए, तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट मान लिया जाता है और आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है इसी के बेसिस पे। चलिए जल्दी बताइए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, अमाउंट इन्वेस्टेड और सब्जेक्ट टू 10 करोड़। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना? जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं या खाते में जमा कर देते हैं, खाते में जो जमा करते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट ही माना जा रहा है, चिंता नहीं। जो खाते में डाल रहे हो वो भी इन्वेस्टमेंट ही माना जा रहा है, लेकिन सब्जेक्ट टू 10 करोड़ होता है, तो इसलिए 10 करोड़। कैपिटल गेन कितना? 14 करोड़। दोनों में से लोअर 10 करोड़। एग्जेम्पशन होगी 10 करोड़ की, 10 करोड़ की एग्जेम्पशन। ठीक है, अच्छा, इसी एग्जाम्पल में अबव एग्जाम्पल, अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए हम 3 करोड़ और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दिए 9 करोड़। 3 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट भी कर दिए, 9 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए। क्या कोई आंसर में चेंज आएगा? नहीं। 9 3 12 करोड़ ये है, 12 करोड़ अमाउंट डिपॉजिट करना, ये दोनों एक बराबर बात है, आंसर सेम होगा। अरे आप जितना इन्वेस्ट करते हो या डिपॉजिट करते हो, बात एक ही है, वो पूरा इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। तो 12 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किए सब्जेक्ट टू 10 करोड़, तो पहला पॉइंट हो जाएगा 10 करोड़ यही, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कितनी कैपिटल गेन है? 14 करोड़, विच एवर इज लोअर 10 करोड़ की एग्जेम्पशन मिलेगी। मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपने खाते में 12 करोड़ रुपए डाल दिया या उसमें से 3 को इन्वेस्ट कर दिया, बाकी 9 करोड़ रुपए खाते में डाल दिया, दोनों बात एक ही बराबर है, दोनों ही इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। क्लियर है सबको? चलिए अब यहां पे देखिए एक बात लिखी हुई है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? आइए ये बात लिख लीजिएगा, लिखिए कंस्ट्रक्शन का मतलब यहां पे क्या है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्रॉपर्टी भी, न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या फिर और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फ्लोर in a existing residential house property।
अगर आप एक नया मकान बनवा ले रेजिडेंशियल तो भी कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आएगा। और अगर आपके पास एक मकान तो आपने बेच दिया, उसी से कैपिटल गेन आया है, आपके पास एक मकान और है, उस मकान पे एक नया फ्लोर और खड़ा कर दीजिए, ठीक है, तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। आपका ये मकान है और आपके पास एक ये मकान है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको बेच दिया, ठीक है, और आपने कैपिटल गेन को यहां पे इन्वेस्ट कर दिया। कैसे? एक फ्लोर और बना के, न्यू फ्लोर, ठीक है, एग्जिस्टिंग मकान में आपके। तो ये इसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एग्जेम्पशन अवेलेबल। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए अब एक बात यहां पे देखिए, कंस्ट्रक्शन को आपने डिफाइन कर लिया। कैन बी 2 हाउस फॉर अ पर्सन हैविंग कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़। ये 2 हाउस पे को हाईलाइट कीजिए। टू हाउस, ये 2 हाउस वाला बेनिफिट आप सिर्फ एक ही बार लाइफ टाइम में ले सकते हो अपनी। मतलब 2 करोड़ रुपए की कैपिटल गेन पे 2 हाउस की आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है ना, लेकिन ये लाइफ में एक ही बार करोगे, ठीक है, क्योंकि परिवार का बंटवारा भी एक ही बार होगा। पिताजी ने मकान बेचा, 2 लोगों को मकान दिया, इट्स वेल एंड गुड, अब हो गया एग्जेम्पशन। अब बार बार एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा आपको। मैं समझाता हूं आपको, लिखिए, वेयर ड्यूरिंग any assessment year the SSE has exercised the option to purchase or construct 2 residential houses in India। अच्छा, क्या आपने इस बात पे भी फोकस किया था कि नहीं कि हाउस सिर्फ इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। 2 residential houses in India, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same और एनी अदर असेसमेंट ईयर। सेम असेसमेंट ईयर में, दूसरे असेसमेंट ईयर में दोबारा ये बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे इस बार मैंने 2 मकान बेचा है, ठीक है, तो मकान बेच के मकान खरीद सकते हो आप। एक मकान मैंने 4 मकान खरीदे, क्या मुझे 2 मकान की एक हाउस में 2 मकान की एक हाउस में एग्जेम्पशन मिल सकती है? नहीं। मैं समझाता हूं आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। मैंने इसको सोल्ड, ये भी सोल्ड, ठीक है, बदले में ये 2 परचेज किया, इसके बदले में ये 2 परचेज किया। आपको एग्जेम्पशन बस 3 मकान की मिल सकती है, ठीक है। एक मकान के बदले में 2 एग्जेम्पशन और एक मकान के बदले में बस एक ही एग्जेम्पशन मिलेगी। इसके बदले में हम आपको 2 एग्जेम्पशन दे देंगे, इसके बदले में 1 एग्जेम्पशन देंगे, ऐसा ही होगा। अब आपको समझ में आ रहा है? मतलब 2 मकान वाली एग्जेम्पशन बस एक बार ही ले सकते हैं, सेम असेसमेंट ईयर में चाहे दूसरे असेसमेंट ईयर में। अब ऐसे समझते हैं, आपके पास ये एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने इसको सेल किया और ये दोनों परचेज कर लिया, ठीक है, फिर आपने इसको सेल किया, ठीक है, और आपने ये दोनों परचेज कर लिया, ठीक है। एग्जेम्पशन मिलेगी क्या? नहीं, इसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आया समझ में सबको? क्योंकि आप ऑलरेडी एक मकान बेच के 2 मकान खरीद चुके हो और एग्जेम्पशन ले चुके हो ये वाला, तो फिर उसी में से फिर आप एक मकान बेच के अब 2 मकान लोगे तो एग्जेम्पशन दोबारा नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। कोई दूसरा मकान बेच, मतलब दिस वंस इन लाइफ टाइम एग्जेम्पशन, ठीक है। आइए अब अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 54B। 54B इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF को मिलेगा। कब मिलेगा? ट्रांसफर शुड बी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड।
कौन सी एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही होगी, जल्दी से बताइए। ट्रांसफर शुड बी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्जेम्पशन के लिए बात हो रही है। अर्बन की बात हो रही होगी, अर्बन की बात हो रही होगी। क्यों रूरल की बात क्यों नहीं हो सकती? अरे रूरल में एग्जेम्पशन किसको चाहिए? रूरल पे तो कैपिटल गेन ही नहीं आता। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन ही नहीं आएगा, कैपिटल गेन ही नहीं आएगा तो एग्जेम्पशन ही नहीं चाहिए। तो ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही होगी। उसमें भी लिखता है एक्सक्लूडिंग कंपल्सरी एक्विजिशन। अब एक्सक्लूडिंग कंपल्सरी एक्विजिशन क्यों लिख दिया? क्योंकि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाए तो सेक्शन 1037 में फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी एक्विजिशन तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो बस आपको एग्रीकल्चर लैंड में अगर कहीं एग्जेम्पशन की आवश्यकता पड़ेगी तो वहीं पड़ेगी जहां कैपिटल गेन कंप्यूट होता है, तो वो होता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अदरवाइज ट्रांसफर है, मतलब अदर देन कंपल्सरी एक्विजिशन वाला ट्रांसफर है। ठीक है, एग्जेम्पशन कब मिलेगी? इट मस्ट हैव बीन यूज्ड इन द 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस ईदर बाय द एसएससी और इस पेरेंट। ये बात भी हमने आपको पहले बताई थी कि किसी भी खेती वाली जमीन को, जहां खेती हो सकती है उसको खेती वाली जमीन नहीं बोलते हैं। एग्रीकल्चर लैंड सरकार उसको बोलती है जहां पे आप खुद खेती करते हो, ये भी नहीं कि मजदूर वगैरह लगा के खेती करा दिए। अगर ऐसा हो जाए तब तो हम मान लीजिए एक बहुत बड़ी जमीन लिए हैं, ठीक है, 50 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, और मेरी प्लानिंग है कि अगले 2 साल में वो 100 करोड़ की बिक जाएगी, ठीक है, वहां पे लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और मुझे मालूम है लगभग 100 करोड़ रुपए की वो लैंड बिक जाएगी। तो मैं तो क्या करूंगा, 50 करोड़ रुपए कैपिटल गेन होने वाला है, 50 करोड़ के कैपिटल गेन पे टैक्स जो लगेगा वो कितना लग जाएगा, 20% भी लेंगे तो 10 करोड़ रुपए का टैक्स बनेगा। एक बात बताइए, हम बिना मतलब के वहां 10-20 मजदूर लगा सकते हैं कि नहीं? 10-15 हजार रुपया महीना दे के पर मजदूर 10-15 मजदूर लगा देंगे कि नहीं? अरे लगा देंगे। हमको तो कोई खेती से भी मतलब नहीं, हम कहेंगे जो मर्जी वो उगाओ, खाओ, तुम ही रखो, कुछ नहीं करना, पैसा भी हमसे लो। जब सोच के देखिए, अगर हम 10,000 के 5 मजदूर लगा देते हैं, इतनी बड़ी जमीन है, खेती करो तुम लोग, तो 50,000 रुपया महीना हुआ, 2 साल में कितना लग गया? 2 साल में 12 लाख रुपया लग गया। 12 लाख रुपया लगा के हमने 10 करोड़ रुपया टैक्स बचा लिया अपना, ठीक है। तो हर कोई ऐसा करेगा, लेकिन ये सरकार बेनिफिट इन्वेस्टर को थोड़ी ना दे रही है, सरकार तो ये बेनिफिट किसको दे रही है? ये सारी एग्जेम्पशन एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जितनी भी बेनिफिट है ये किसानों के लिए है। तो सरकार कह रही है तुम्हें खुद खेती करनी पड़ेगी, और अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हारे माता पिता करते हैं खेती। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे वो 10 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन बचाना है तो मुझे पढ़ाना लिखाना छोड़ के धोती धोती पहन के खेत में उतर जाना होगा फरसा वरसा लेके, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। एज एन इन्वेस्टर आई कैन नॉट टेक दिस एग्जेम्पशन। अच्छा, इसका प्रॉपर प्रूफ वगैरह भी देना पड़ता है। आप सोचेंगे कि हो जाएगा, हम बता देंगे खेती होती थी यहाँ पे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे इसके प्रोसेस है, ग्राम प्रधान से करवाना होता है कि यहाँ पे खेती हो रही थी रेगुलर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे प्रूफ मांगता है पूरा, आपको दिखाना पड़ेगा, खेती की वीडियोस दिखानी पड़ेंगी, फोटोग्राफ्स दिखाने पड़ेंगे। पता है, एक तो केस हुआ था जिसमें बहुत बड़ी लैंड थी, ठीक है, और ह्यूज कैपिटल गेन वहाँ पे आ रहा था, और टैक्स पेयर जो था वो तो पूरा अरेंजमेंट करके बैठा था, क्योंकि उसको मालूम था कि भाई पकड़े तो जाएंगे ही, तो उसने पूरा एक एक चीज, ये खेती हुई थी, ये खेती की फसल ट्रकों में लद के गई है, जाके मंडियों में बिका है ये सब्जी, पूरा उसने बनाया हुआ था प्रूफ, सब फर्जी। उसने एक ट्रक वाले की रिसिप्ट ले रखी थी कि यहाँ से सब्जी गई है, आलू गया है, वॉटेवर। उतना प्रूफ बनाने के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नासा से फोटो निकलवा ली, और नासा की फोटो में ये दिख रहा था कि वहां पे खेती तो हो ही नहीं रखी है। राइट। तो आप नहीं जानते कि क्या क्या करामात हो रहे हैं आजकल देश में। आगे देखिए, अनदर एग्रीकल्चर लैंड। अब आपको करना क्या होगा, आपने अगर खेती वाली जमीन ट्रांसफर की है तो आपको खेती वाली जमीन खरीदनी होगी। अनदर एग्रीकल्चर लैंड शुड बी परचेज विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। आपको खेती वाली जमीन बेच के खेती वाली जमीन खरीदनी होगी 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। ध्यान दीजिए, अनदर एग्रीकल्चर लैंड बोल रहा है, क्या वो बोल रहा है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है? नहीं, बोल रहा है अनदर एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है। तो आप खरीदने को रूरल भी खरीद सकते हैं, ऑब्लिक अर्बन भी खरीद सकते हैं, ठीक है। कब तक खरीदना है? 2 साल के अंदर अंदर खरीद लीजिए। अच्छा, अब 2 साल के अंदर अंदर हम नहीं खरीद पाते हैं तो हम क्या करें? क्योंकि भाई रिटर्न तो अभी 4 महीने बाद साल क्लोज होगा, 4 महीने के अंदर अंदर रिटर्न जमा करनी है, तो एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करेंगे? समय तुमको 2 साल तुमने दे दिया, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए रिटर्न जमा करने का तो समय इतना है नहीं,
तो एग्जेम्पशन क्लेम कैसे करेंगे? तो अगेन वही बात, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको जितने पैसे की जमीन खरीदनी है आप उस खाते में डाल दीजिए, ठीक है, और फिर उसमें से पैसा निकाल के इन्वेस्ट कर लीजिएगा, आप एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड। बट बी वेरी क्लियर कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही डिपॉजिट करें, क्योंकि बाद में आप अगर कम डिपॉजिट कर इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो रिवर्सल भी होगा अभी इसका, ठीक है, कंसिक्वेंसेस भी बताए जाएंगे अभी इसके। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट और द कैपिटल गेन विचएवर इज लेस, यहां 10 करोड़ वाली कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे या कैपिटल गेन विचएवर इज लेस इज द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, ठीक है। जल्दी से बताइए एग्जाम्पल, कैपिटल गेन, अच्छा ये कहां से मिल रहा है? 2 साल तक तो आपने उस जमीन पे खेती की ही है, और लैंड एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कब होती है? 2 साल में हो जाती है, ठीक है, 2 साल 1 दिन पे वो लॉन्ग टर्म हो जाती है, और 2 साल आपको खेती करनी है, यानी वो जमीन 2 साल से ज्यादा ही होल्डिंग होगी। 2 साल तो लगातार आप खुद खेती की हो वहां, तो ऑब्वियसली इट इज टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म ओनली। इसी से क्लियर हो गया, ठीक है। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड रुपीस 3 करोड़, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, आपने ना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन कमाया 3 करोड़ रुपए, आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड में 2.7 करोड़, ठीक है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B कितना मिलेगा? आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कीजिए आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, जितना इन्वेस्ट किया या कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, तो 2.7 करोड़ की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल 2 करते हैं इसी का, इसमें बस एक ही चेंज है, यहां पे सेल ना होके यहां पे वर्ड लिखा हुआ है, मान लीजिए कंपल्सरी एक्विजिशन, मतलब कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 3 करोड़ था, आपने इन्वेस्ट किया रूरल एग्रीकल्चर लैंड में 2.7 करोड़, क्या होगा? कितनी एग्जेम्पशन आएगी? एग्जेम्पशन 54B की अब जरूरत ही नहीं है, अगर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1037 है, हमको 54B चाहिए ही नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखेंगे। नाउ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1037, ठीक है। आइए अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 54D। 54D किसके लिए है? एनी एसएससी विच इज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अगर आप एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो, आप एक फैक्ट्री चलाते हो, ठीक है, और आपकी फैक्ट्री का कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है। क्यों कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है? बेसिकली आपकी फैक्ट्री जिस जगह पे है वहां पे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आपकी फैक्ट्री की वजह से ना वो प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है वो जमीन भी कंपल्सरी एक्वायर हो जाए ताकि उनका प्रोजेक्ट अच्छे से बन पाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपकी फैक्ट्री की कंपल्सरी एक्विजिशन कर रही है, राइट। तो देखिए उसी पे बेनिफिट है कि अगर आपको कंपल्सरी एक्विजिशन आपकी फैक्ट्री का हो जाता है और आप अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई नई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, ठीक है, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसमें। तो देयर मस्ट बी अ कंपल्सरी एक्विजिशन, ठीक है। द प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड शुड बी लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ध्यान दीजिएगा गवर्नमेंट कभी भी कंपल्सरी एक्विजिशन में ना सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग ही करती है। आप ये मत सोचिएगा कुछ भी कंपल्सरी एक्वायर हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कभी कि आपकी कार बहुत अच्छी लग रही थी तो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया क्योंकि अब मोदी जी चढ़ेंगे उस पर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। द ओनली थिंग विच कैन बी कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट इज लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो आपकी फैक्ट्री की लैंड एंड बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। The asset must have been used in the 2 years immediately preceding the date of transfer of the SSC for the purpose of business of the undertaking। कह रहा है जिसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है वो फैक्ट्री पिछले 2 साल से काम हो रहा था वहां पे, ठीक है, तभी हम आपको बेनिफिट देंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए ये मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, अभी मुझे पता चला है कि गवर्नमेंट ना ये जहां पे मेरी फैक्ट्री है उसको कंपल्सरी एक्वायर करने वाली है, ठीक है, मेरी फैक्ट्री पे ताला लगा हुआ है, बंद पड़ी है फैक्ट्री। अब हमने कहा कि कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है मेरी फैक्ट्री वाले एरिया का, हम तो मस्त एकदम खुश हो गए
क्यों? क्योंकि अभी कंपनसेशन एक तो जबरदस्त छप्पर फाड़ के मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी, जितना कैपिटल गेन होगा पूरे पे टैक्स हो जाएगा क्योंकि फैक्ट्री बंद है। और लॉ में क्या लिखा हुआ है कि द एसेट मस्ट हैव बीन यूज्ड इन द 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। 2 साल से वो यूज हो रहा था, ये जरूरी है। तो हमने जैसे ही ये बात सुनी, खटाक से उसको चालू कर दिया फैक्ट्री को, मतलब वापस से उसमें काम धाम चालू करा दिया, ठीक है। प्रोडक्शन हो नहीं हो हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, वैसे भी कुछ हो नहीं पा रहा है वहाँ पे, लेकिन कुछ लेबर वेबर लगा के चालू करा दिए बस दिखाने के लिए कि भाई ये तो चालू है। तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसे नहीं मानेंगे, 2 साल से चालू थी कि नहीं राइट, क्योंकि अदरवाइज तो किसी को भी पता चलेगा तो वो हमेशा तुरंत चालू करा लेगा। तो गवर्नमेंट वांट्स टू नो कि अगर वो बहुत पहले से चालू थी तभी हम आपको ये बेनिफिट देंगे, मतलब 2 साल से वो चालू होनी चाहिए। पैसा कब तक इन्वेस्ट कर देना है आपको? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन एनी लैंड और बिल्डिंग शुड बी परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड फॉर यूज ऑफ इंडस्ट्री। 3 साल के अंदर अंदर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लीजिए इंडस्ट्री अपनी वापस से चालू करने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर 3 साल का तो समय मिलता नहीं है हमको, रिटर्न तो 4 ही महीने में ईयर एंड के बाद जमा करनी होती है। तो अगेन द सेम थिंग, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आपको मिल जाएगी। आप खाता खोलिए, ये बैंक में किसी भी बैंक में जाके आप ये खाता खोल सकते हैं, खाते का नाम ही होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। उसमें खाता खोलिए, पैसे डाल दीजिए और 3 साल के अंदर अंदर फैक्ट्री आप अपनी खरीद लैंड बिल्डिंग खरीद लीजिएगा फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट्री। अच्छा, ये 3 साल का समय कहां से होता है? जिस दिन पैसा जमा किए वहां से 3 साल नहीं, वो तो ट्रांसफर की डेट से ही 3 साल का समय है। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन ट्रांसफर किए थे प्रॉपर्टी अपनी, या जिस दिन कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था इस केस के लिए 54D के लिए, जिस दिन कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था वहां से ही 3 साल का समय है आपके पास। अंडरस्टूड? अच्छा, मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, वैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको पैसे तुरंत नहीं मिलते, जैसे गवर्नमेंट का कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, पैसा तुरंत नहीं मिला है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपको समय मिल जाता है जब पैसा मिला है वहां से इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही 3 साल बाद आपको पैसा दे रही है मान लीजिए, ठीक है, कंपल्सरी एक्विजिशन करने के, तो वहां से अब आपको समय मिल जाता है, ठीक है। बहरहाल अब ये सब बात छोड़ दीजिए क्योंकि ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस हैं और इतना आपको प्रैक्टिकल सम में बात नहीं करता है, ठीक है। जस्ट टू ऐड टू योर नॉलेज मैंने ये बात भी ऐड कर दी, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने 3 एग्जेम्पशन पढ़ लिया आज की क्लास में, सेक्शन 54, 54B एंड 54D। विल स्टॉप हियर।